हाउस ट्रेनिंग में हमारे सारे सहकर्मियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। कहा गया है कि कोई भी देश तब तक ही जीवित रहता है, उसकी संस्कृति तभी तक जीवित रहती है जब तक उसकी भाषा जीवित होती है, क्योंकि भाषा ऐसी चीज होती है जो भावनाओं का आदान प्रदान करती है। हम अपने सुख, हम अपने दुख, हम अपनी भावनाएं, हम अपनी अपेक्षाएं, सारी बातें एक दूसरे से आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे देश में हमारी देववाणी रही है हिंदी। संस्कृत के बाद हिंदी, तत्सम के बाद तद्भव रूप रहा है। संस्कृत का तद्भव रूप है हिंदी। तो सबसे पहले हम टॉपिक में थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे कि हिंदी क्या है। हिंदी का भारतीय संविधान में क्या स्थान है। हिंदी का भाषा के रूप में विशिष्ट, हिंदी भाषा का समसामयिक आशय है खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कि जो हम हिंदी में किताबों में, कविताओं में, गद्यों के माध्यम से जो पढ़ते हैं, जो संबोधन देते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसे खड़ी बोली कहते हैं। हिंदी भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 120, 210, 243 से लेकर 551 तक एवं 8वीं अनुसूची में देश की 18 प्रमुख बोलियों के अंतर्गत आती है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। ये आम भाषा है जिसको हर कोई समझ पाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो। हम अपने हर तरह का आम जीवन का काम, बोलचाल का काम, लेन देन का काम, पढ़ाई का काम, हर कुछ इसके माध्यम से करते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो इसके उद्भव का बहुत बड़ा कारण है संस्कृत। संस्कृत हमारी देववाणी है, तत्सम रूप। तद्भव और उसका ये हो गया तत्सम, उसका जो कन्वर्ट हो जाता है हिंदी में। संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, तद्भव तत्सम कहलाते हैं। हिंदी भाषा का पूर्णतः विगात्मक भाषा है। अपभ्रंश के उत्तरार्ध काल में इसका लगभग 40% स्वरूप स्पष्ट हो गया था, लेकिन एक स्वतंत्र भाषा के रूप में इसकी पहचान लगभग 1000 ईस्वी के आसपास स्थापित होती है। जिस खड़ी हिंदी का हम आज प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से, उसका पहला साहित्य पृथ्वीराज रासो है, जिसको चंद्रोदय में लिखा था। और 1000 ईस्वी के आसपास स्थापित होती हुई तब से अद्यावधि तक यह विकास के पथ पर निरंतर गतिशील है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इतिहास 3 भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। पहला आता है आदिकाल 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक। दूसरा आता है मध्यकाल 1501 से लेकर 1800 तक। आधुनिक काल आता है 1801 से लेकर आज तक। तो प्राचीन आदिकाल जब था, जब पृथ्वीराज चौहान के बाद जब तुर्क आ गए, जब मुगल या कह सकते गुलाम वंश की स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो उस समय भारत की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, अस्थिरता की स्थिति थी। और भारत की जो भाषा थी अपभ्रंश भाषा में थी। उसमें से हमारे धीरे धीरे डिंगल, पिंगल, दक्षिणी, अवधी, ब्रज, प्राकृत भाषाएं आम जनजीवन में बोली जाती थी। भारत खंडित था, या तो राजनीतिक तौर पर भी खंडित था और भाषा के तौर पर भी खंडित था। जाके थोड़ी सी स्थिति इसकी सुधरी मध्यकाल में। मध्यकाल में इसको स्थापित करने का काम किया हमारे भक्ति काल के कवियों ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे अवधी भाषा में, सूरदास ने ब्रज भाषा को प्रमुखता दी, रहीम ने, कबीर ने, मीराबाई ने, रैदास ने, अन्य कई कवियों ने, कई लेखकों ने ये हिंदी के
अपभ्रंश होते गए और ये बढ़ते बढ़ते आधुनिक युग तक पहुंच गया। कहता है सरकती हुई हिंदी को खड़ा किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को खड़ी हिंदी के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस अवधि को खड़ी बोली हिंदी का काल कहा जा सकता है। आधुनिक काल को साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा अवधि भाषा एक तरफ जनमानस से दूर होकर विशिष्ट व्यक्ति भाषा बन गई और हिंदी प्रदेश पर अधिकार करने वाले अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक गतिविधियों की सुविधा के लिए 1800 ईस्वी के बाद इस भाषा को मान्यता देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा थी जिसको भारत के प्रायः लोग समझते थे, प्रायः लोग बोलते थे और उनको शासन करने में सुविधा थी। और इसी के राजनीतिक गतिविधियों के कारण खड़ी बोली साहित्यिक सृजन की एकमात्र भाषा बन गई। तो ये हिंदी भाषा का इतिहास है। अब आता है कि इसमें लेखन साहित्य की 3 विधाएं हैं। विधाएं यानी काइंड्स, प्रकार, भेद। एक गद्य होता है, एक पद होता है और एक होता है चंपू। हम सामान्य 2 ही जानते हैं, गद्य और पद। गद्य हो गया हमारी कहानियां लेखन जो विस्तृत तौर पर किसी भी विषय पर व्याख्या करती है, वर्णन करती है और समुचित वर्णन करती है, आलोचनात्मक वर्णन करती है, उसके हर पहलू पर विचार करती है। और कवि और पद क्या हो गया कि वो कविता की भाषा है। तो कविता का स्वरूप छोटा होता है, एक मुख्य मुद्दे पर होता है और उसमें भावों की प्रधानता होती है। और एक आता है चंपू। ये कहा जाता है कि जिसके कुछ भाग में साहित्य के गद्य का प्रयोग होता है और किन्हीं भागों में पद का प्रयोग होता है, कहीं कहीं ये सम्मिलित रूप है उसका। अब आता है कि आप लेखन, बच्चे कैसे सीखे लेखन, ये बड़ी अजीब सी समस्या है। भाषा एक ऐसी चीज होती है जो आम जीवन में भी काम आती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का बहुत बड़ा ही सशक्त माध्यम है। साहित्य का सृजन, साहित्य क्या है? कहता है कि किसी विचार, कला, साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कार करने या पुनः सृजित करने की शक्ति की या क्षमता, कुछ मौलिक क्षमता। शब्दों के माध्यम से, ये शब्दों का संसार है। साहित्य जो होता है, साहित्य के को व्यक्त करने के लिए 4 चीज चाहिए। सबसे पहला भाव, दूसरा विचार, तीसरा कल्पना और चौथा शैली, जिसको स्टाइल कहते हैं। कुछ कवि जिस रस के द्वारा बांटे जाते हैं, हमारे यहाँ रस यानी कि तरीके, यानी कि कोई वीर रस के हैं, कोई देशभक्ति की बात करते हैं, कोई वियोग की बात करते हैं, कोई भगवान भक्ति के कोई माधुर्य भाव से पूजा करते हैं। जैसे मीरा ने माधुर्य भाव से कृष्ण की पूजा की, तुलसी ने अनन्य भाव से राम की पूजा की, राम के साहित्य को लिखा। सूरदास ने ब्रज भाषा में अनन्य भाव से लिखा, भक्ति भाव से लिखा। रैदास ने दास भाव में लिखा। तो ये 4 चीजें, पहले सबसे पहले साहित्य का सृजन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उस भावना को महसूस नहीं कर सकते। फिर है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। किसी भी चीज को देखने का 2 नजरिया होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कोई भी घटना जब घटती है तो उसके 2 पहलू होते हैं। नकारात्मक वाले नकारात्मक को ग्रहण करते हैं और सकारात्मक वाले, विचार वाले सकारात्मक भाव को ग्रहण करते हैं। एक ही परिस्थिति में 2 बच्चे में 2 क्वालिटी जन्म लेती है। इसलिए कहा गया है कि एक जनी के 4 कुमारा, कोई तपस्वी कोई चोर लगा रहा। एक ही घर, एक ही परिवेश, एक ही खान पान, माँ बाप की एक ही आर्थिक स्थिति। आखिर ऐसा क्या कारण था कि 4 बच्चे 4 जैसे हो जाते हैं? मामला भावनाओं का है, मामला विचारों का है। और किसी भी साहित्य की रचना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि आप में कल्पनाशीलता नहीं होगी। क्या तुलसी ने राम को देखा था, लेकिन अपनी
कल्पनाओं में राम को जिंदा कर दिया। क्या सूरदास ने कृष्ण को देखा था? कृष्ण के युग के थे? नहीं। तो और उसके बाद आता है तरीका। जैसे माध्यमिक युग में आता है एक छायावाद। छायावाद के 4 स्तंभ, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। और सभी के अपने अपने तरीके होते हैं साहित्य की विधाओं को लिखने की। कहानियां, रचनाएं, लघु निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, साहित्य की कई विधाएं हैं। तो इसमें से प्रमुख 2 विधाएं आती हैं, गद्य और एक आता है महाकाव्य, तो एक लेख होता है। महाकाव्य कब होता है? जैसे कि हम रामचरितमानस को महाकाव्य कह सकते हैं, क्योंकि वो राम के जीवन के हर पहलू, जीवन के हर क्षेत्र को दर्शाती है। अगर आपको गुरु भक्ति की बात जाननी है तो राम में मिल जाएंगे, रामायण में मिल जाएगा। आपको एक पुत्र का आदर्श जानना है तो राम में मिल जाएगा। एक आदर्श राजा के रूप में जानना है तो राम के चरित्र में मिल जाएगा। और एक लेख होता है कि एक समसामयिक होता है। आप उस विषय पर, एक विषय पर अपनी राय रखते हैं, अपने विचार को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम बच्चों में सृजन की क्षमता को कैसे जन्म दें, और इसके लिए शिक्षकों की अहम भूमिका है। क्या किया जाए कि बच्चों में नया आए, लोग डॉक्टर बनने के लिए बेचैन है, इंजीनियर बनने के लिए बेचैन है, लेकिन साहित्यकार कोई नहीं बनना चाहता। आज कोई रामधारी सिंह दिनकर नहीं बनना चाहता, मैथिली शरण गुप्त नहीं बनना चाहता, जयशंकर प्रसाद नहीं बनना चाहता, प्रेमचंद नहीं बनना चाहता। इसके 2 प्रमुख कारण नहीं बनने के, कि जितना सम्मान और जितनी सुविधा इनको मिलनी चाहिए थी, इनको नहीं मिला। हम कहते हैं कि हमको बेनिफिट क्या है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमको लाभ क्या है? जब हमारा आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं, हमारा जीवन सुरक्षित नहीं, हमने देश को सब कुछ दे दिया, देश ने हमको क्या दिया? तो इससे आने वाली पीढ़ियां दूर होती है उसको देख के, कि जब सूर्यकांत त्रिपाठी बीमारी से मर गए, महादेवी वर्मा कैसे मरी, इसके बारे में लोग नहीं जानते। आज हमारे राजनेताओं को चंदन की लकड़ियों से दी से जलाया जाता है, जिसने देश को सिर्फ धोखा दिया। और ये कालजयी रचना देकर जिन्होंने देश को बचाया, संस्कृति को बचाया, उनका कहीं सम्मान। और दूसरा कारण है कि आज हम इतनी तेजी में है, इतने रफ्तार में है भौतिकवादी युग में, कि हम खुद को भी भूल गए। हम आज क्या सोचते हैं और हम में ही शाम होते होते क्या परिवर्तन हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम कहीं स्थिर ही नहीं है, किसी एक विचारधारा पर हम स्थिर। हमको सब कुछ चाहिए, यानी हाउ चाहिए, इजीली चाहिए। हम कुछ करेंगे नहीं, हमको सब चाहिए। एक तो कंप्लीट नहीं रहा और जो भी नहीं मिल रहा है हमको सब चाहिए। तो इस स्थिति में समाज भटक चुका है और हमारे नई आने वाली पीढ़ी रचनाओं से, साहित्यों से दूर हो चुकी। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं रखना चाहूंगी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि कैसे उनमें इंटरेस्ट हो, कैसे वो साहित्यिक विधाओं तक पहुंचे। विषय का ज्ञान, लोग कहने से तो बुरा मान जाते हैं कि क्या मैं अयोग्य हूं। शब्दों को पढ़ लेना और शब्दों को समझाना आकाश जमीन का अंतर होता है। बच्चों के पास तो किताबें होती हैं, तो क्या बच्चे अगर समझ पाते तो विद्यालय आते? उन किताबों को के शब्दों को समझने की क्षमता उनमें नहीं है, उन भावों को समझने की क्षमता उनमें नहीं है। तो जो साहित्य के आचार्य हैं, शिक्षक हैं, जिन शब्दों में उनको संबोधित किया जाए, सबसे पहले तो उनको अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
नहीं कि वो 40 मिनट की घंटी पार करने गए हैं, घंटी बज गई, क्वेश्चन सर हो गया, कुछ हो गया, बात खत्म। साहित्य कोई खेल नहीं। दूसरी है कि भावों का ज्ञान। आप अपने आप में नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, आप बच्चों में पॉजिटिव कैसे डालिएगा? आप हर चीज को लाभ और हानि के पैमाने पर तौलते हैं, तो भावों की परीक्षा कहां से होगी? फिर है कि शब्दों का ज्ञान। मैं कहना नहीं चाहूंगी, बताने के विषय में मुझे बताना पड़ रहा है कि एक महिला आचार्य थी, छोटे बच्चे नर्सरी की शिक्षिका थी। जब उनको पूछा गया कि दंतना और मूर्धना में क्या अंतर है, आगे मुझे ज्ञान नहीं, और न का मतलब मैं न समझती हूँ। 3 स होते हैं, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, किस शब्द का कहाँ प्रयोग करना है, किसका कैसे उच्चारण करना है। जब आपको ही नहीं मालूम होगा तो बच्चे कहां से सीखेंगे? सोचने वाली बात है। दूसरा होता है कि साहित्य में हम ग्रामर में पढ़ते हैं, पढ़ाने के दौरान में 3 क्लास से शुरू होता है, 3 to 10 स्पेशली। पर्यायवाची शब्द क्यों होते हैं? विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे। लोग सोचते 2-4 नंबर आ जाएगा, पास हो जाएगा, किसी तरह से उतार देंगे इसको। ये हमारे साहित्य सृजन के बहुत बड़े सहयोगी हैं। जैसे गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा है कि मेरे नग मेरे विशाल। अब बच्चा को पता नहीं नग मतलब क्या होता है, कहेगा नग मतलब पत्थर होता है। पुल और पुल, एक पुल होता है नदी का किनारा, एक पुल होता है जो हमारा वंश, हमारी परंपरा होती है, जिस पुल में हमारा जन्म होता है। एक कंचन और एक कंचन, एक कंचन का मतलब होता है सोना और एक कंचन का मतलब होता है धतूरा। तो आप जब समझेंगे और इस विषय को जब साहित्य के साथ जोड़ के बच्चों को बताएंगे, कोई भी आचार्य जी, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाते हैं, तो बच्चे इसका अंतर समझ पाएंगे और साहित्य के सृजन की ओर बढ़ पाएंगे। फिर आता है सस्वर वाचन। हम सस्वर वाचन नहीं कर पाते, या तो आचार्य जी को डर लगता है, या तो आचार्य जी को इस चीज का डर, संकोच होता है कि मेरी कहीं कलई ना खुल जाए। आपके कंट्रोल में आपका क्लास नहीं होता, इतने शोर होते कि सस्वर वाचन क्या होगा। और साहित्य की बहुत बड़ी बात है कि जैसे बोलते हैं, ये हमारी वेदों की परंपरा है। वेद में साम वेद को पद के रूप में रखा गया है, संगीतमय किया गया है, ताकि हम मंत्र जो हम उच्चारण करते हैं, मंत्र हमको इजीली क्यों याद होते हैं, जो घर में माँ पापा बोलते हैं, क्योंकि वो पद में है, संगीत में बधे हुए शब्द है। अगर वो लेखन में हो तो हमको समझ में नहीं आते, कठिन होता है लेखन में, लेकिन वो अगर पद में होता है तो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाता है। फिर होता है कि चरित्र का निर्माण करना। आजकल हम लोग के दिमाग में क्या बैठा है, अरे यार छोड़ो ना, हम तो नौकरी करने आए हैं, आज से 2-3 नौकरी बच जाएगी, बच्चा सीखे ना सीखे हमको क्या लेना देना है। तो आपका ये व्यवहार देशद्रोह है। आप बिजनेसमैन नहीं है, आप बनिया नहीं है, आप राष्ट्र के निर्माता हैं। आचार्य बच्चे के बचपन में जो व्यवहार करता है वो जीवन भर उसके रूप में, छाया के रूप में उसकी आत्मा में छवि बैठ जाती है। जब आप इग्नोर कीजिएगा तो बच्चा समझेगा नहीं, तो बच्चा को आप डांटिएगा नहीं, क्रॉस कीजिएगा नहीं, सीखेगा कैसे? वो गलती, उसकी गलतियों को अगर हम इग्नोर करते रहे तो वो सोचेगा कि मैं सही, उसने मुझे टोका नहीं गया। फिर आता है भावों से जोड़ना, फिर आता है प्रभावपूर्ण स्थिति में पहुंचना, और एक बहुत बड़ा चीज है उदाहरण, जीवंत उदाहरण। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि लक्ष्मीबाई हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और हर बोले बंदोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी, और बर्छी ढाल में पान का डाली उसकी यही सहेली थी। तो उसके मन में जरूर सुनता हुआ कि कौन थी, कहाँ की थी, कैसी थी, क्यों मर गई, किसने मारा, किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई। ये सवाल उसको देशभक्ति की ओर मोड़ देगा, 1857 की क्रांति की ओर मोड़ देगा। एक सवाल, एक आपकी बात उसको देश की ओर मोड़ देगा। फिर
समझाना कि हम किसी चीज को युगों में बांटते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बांटते हैं कि हमारा आदिकाल था, हमारा मध्यकाल है, हमारा ये आधुनिक काल है। स्थितियां कैसी बदलती चली गई। उसी तरह साहित्य के सृजन में बहुत सारी विधाएं बदलती चली गई, उनकी भी जानकारी आपको देनी होगी। साहित्य की कई विधाएं हैं, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र। क्या करना होगा? बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं हमारी किताबों में। कभी कभी बीच में पढ़ाई के दौरान ही, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हम अपने कक्षा में ही अभिनय करा सकते हैं। किसी पात्र के रूप में, संवाद के रूप में उसकी मानसिकता में बैठा सकते हैं। पढ़ाने का मतलब सिर्फ किताब पढ़ाना, 4 क्वेश्चन दिखा देना, कॉपी में साइन कर देना, ये नहीं होता। अगर वो अभिनय में अगर एक दिन भी कर लिया तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके जीवन में जीवंत हो जाएगा। शिक्षक से बड़ा कोई अभिनय करता नहीं होता। जैसी परिस्थितियां होती है वो सब कुछ हो सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे भावों को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर एक कविता को मैं पढ़ना चाहूंगी ताकि आप समझें कि भाव को कैसे समझा जाता है। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बांसुरी स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नौ अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणम की देख कर एक पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चिरव्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छानूंगा, काल के कपोल से लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब हम सस्वर वाचन करते हैं, जब हम भावों को व्यक्त करते हैं, तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारा क्लास भी संतुलित हो जाता है। और जब बच्चे हमारे साथ गाते हैं तो उनके जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। बड़ा सौभाग्य है एक मामले में हमारा कि हम विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें बहुत सारे स्कूल में नहीं होती, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य है कि शून्यकाल हमको मिलता है। और हम लोग सोचते हैं यार किस तरह 20 मिनट बीत जाएगा यार, कुछ तो बोल दो, लेकिन नहीं। अगर आप इनका सदुपयोग करेंगे तो बच्चे जो आपसे कहते हैं ना कि आचार्य जी मेरी बात नहीं मानते बच्चे, तुलसीदास की कुछ लिखी हुई चौपाई है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी। अगर ये बात पढ़ेंगे तो जरूर आपकी बात मानने को बाध्य होंगे कि आचार्य की बात माननी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। सभय सप्रेम विनीत सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय, निशि प्रवेश मुनि आय सुदिन्हा, सबहि संध्या वंदन किन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, मुनिवर शयन किन्नी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जब जोग विरागी। जो स्वयं नारायण है, सृष्टि करता है, जिनके कमल चरणों को छूने के लिए करोड़ों करोड़ तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो अपने गुरु जी के पैरों के पास बैठ के उनके पैर दबाते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। अपने मन से राम जी चले नहीं जाते। जब बार बार विश्वामित्र जी कहते हैं हमको, या फिर वशिष्ठ कहते हैं कि आप जाइए, सो जाइए, तब जाते हैं। चापत चरण लखनऊ
पाए। पुनि पुनि प्रभु का सोवतु ताता, पौड़ धरी उर पद जद जाता। राम और लक्ष्मण दोनों गुरु की सेवा करते हैं और राम की सेवा लक्ष्मण करते हैं। इन भावों से हम बता सकते हैं कि जब स्वयं नारायण अपने गुरु का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, तो जरूर उनके मन में गुरु भक्ति का भाव आएगा। और एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की कैसी सेवा करता है, ये बात भी बच्चों के मन में आएगी। तो आशा करती हूँ कि आज का क्लास अच्छा हुआ होगा। मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। धन्यवाद। अब इसमें आता है कि साहित्य का क्या अर्थ है। ज्ञान और अनुभव संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। और साहित्य सृजन क्या होता है? यह एक जटिल, रहस्यमयी और संश्लिष्ट प्रक्रिया है। एक रचनाकार अपने अंतर्गत ये उपजे भावों और विचारों को मूर्त बनाकर अपनी रचना के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। समाज को देखने का प्रत्येक व्यक्ति अथवा रचनाकार का अपना दृष्टिकोण होता है। इसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन है। साहित्य की रचना का सबसे बड़ा उद्देश्य है किसी संस्कृति का ज्ञात कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भक्तिकार के साहित्य से हमें हिंदुओं के धार्मिक परंपराओं की जानकारी मिलती है, किसी भी काल के अध्ययन से हम तत्कालीन मानव जीवन के रहन सहन, अन्य गतिविधियों को आसानी से जान सकते हैं। साहित्य से हम अपने विरासत के बारे में सीख सकते हैं। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान, सूरदास ने कृष्ण को, तुलसीदास ने राम के चरित्र को आम जनता में परिचित कराया। साहित्य के बिना राष्ट्र की और सभ्यता की, संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना ये निर्जीव है। साहित्यकार का काम ही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ हाशिए के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि से साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। साहित्य जब एक समाज के लिए उपयोगी है, अभी तक गया है। साहित्यकार के अंतस में युग चेतना होती है और यही चेतना साहित्य सृजन का आधार बनती है। श्रेष्ठ साहित्य भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति और समाज को संस्कारित करता है। समाज को संस्कारित करने के लिए युग चेतना का भी साक्षात्कार करता है। लेखन और साहित्य सृजन के अनिवार्य तत्व: रचना कौशल, कथानक, कथा वस्तु, सुस्पष्ट विचार श्रृंखला और कथोपकथन। तो रचना कौशल का मतलब हुआ कि आपको साहित्य के शब्दों का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, उनके उतार चढ़ाव का ज्ञान हो, उनके अर्थ का ज्ञान हो। दूसरा आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, किस विषय पर अपनी राय रखना चाहते हैं, समाज की किन समस्याओं को आप आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा आता है कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी किसको हम लोग टॉपिक कहते हैं। टू बी पॉइंट जब आता है और सुस्पष्ट विचार। लेखन जो होता है बड़ा विस्तृत होता है। जैसे कि रामचरितमानस के बाद बड़े महाकाव्यों में नाम आता है जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी। कामायनी की में 3 ही पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। मनु पुरुष का प्रतीक है, श्रद्धा एक भारतीय घरेलू महिला की प्रतीक है, और इड़ा जो आज आम सोसाइटी में लिव इन रिलेशन एक्स्ट्रा आप समझ जाइए, बहुत सारे उन रूपों में है। तो मनु की शादी जब श्रद्धा से होती है तो श्रद्धा तो घरेलू महिला है, उसकी एक पति के प्रति ही जिम्मेवारी नहीं है।
उसकी जिम्मेवारी अपने पूरे परिवार के प्रति है, तो उतना जितना टाइम वो चाहता है मनु उतना नहीं दे पाती है, जिसके कारण वो श्रद्धा से दूर होता होता इड़ा के पास चला जाता है। ये पुरुष के मन का वास्तविक स्वरूप है कि जब उसको कोई चीज मिल जाता है तो उसके महत्व से वो उसके लिए उसको महत्वहीन हो जाता है, और फिर ईड़ा के पास रहने के बाद वो बारीकी से तुलना कर पाता है श्रद्धा और ईड़ा के बीच। ईड़ा की खूबियां, श्रद्धा की खूबियां, और अपने जीवन में दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन जब करता है तो मनु वापस घर लौटता है। यह इस कामायनी का मुख्य भावार्थ। जयशंकर प्रसाद मात्र 11वीं पास थे। एक बनिया का बेटा, छोटी सी परचून की दुकान, लेकिन साहित्य के प्रति इतने आसक्त थे कि लिखते 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 बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने लिखी। और उन्होंने एक लिखा है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी ध्रुव स्वामिनी, जिसका विवाह समुद्रगुप्त ने जब दिग्विजय यात्रा की थी, जब पूरे भारत को जीता था, तो राजा लोग अपनी जीत को, हार को जीत में बदलने के लिए राजनीतिक विवाह करते थे। तो चंद्रगुप्त के साथ विवाह के लिए अपनी पुत्री दे दी थी। तो रामगुप्त जो उसका बड़ा भाई था वो पूर्ण रूप से अयोग्य था, और शासन व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो गई, सट घुस गए। तब उनके अमात्य ने कहा, अमात्य यानी प्रधानमंत्री, कि नहीं, ये विपरीत परिस्थिति है, श्रेष्ठ कोई ज्येष्ठ कोई सारे अधिकार नहीं हो सकते, ये देश के लिए, कुल के लिए हानिकारक है। तब विक्रमादित्य ने शकों को मारकर सकाली विक्रमादित्य की उपाधि ली और उज्जैन के सिंहासन को, भारत के विरासत को संभाल लिया। और ध्रुव स्वामिनी उनकी पत्नी का नाम है, जिसको एक शब्द में कहीं देवी भी कहा जाता है, उनका नाम आता है। तो उसके बारे में भी जयशंकर प्रसाद ने बड़ी बारीकी से लिखा है। और शब्दों के सबसे बड़े अगर सम्राट की बात की जाए तो प्रेमचंद, वो शब्दों का जादूगर था। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते थे जिसकी कलम जिसमें जादू ही छड़ी थी, वो जब शब्द चलते थे तो जादू जैसे महत्व रखते थे, जैसे जादू चमत्कार करता है, उनके शब्द इतने महत्वपूर्ण थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन इधर नवयुग में आए, लेकिन उनकी भी कविताएं हमारे समाज के लिए, हमारे नवपीढ़ी के लिए, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया, अंबर के यारों को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर कवम का शोक मनाता है। उन्होंने मधुबाला लिखी है, सॉरी मधुशाला, तो उसमें है, उनकी पत्नी मर गई थी, अमिताभ बच्चन की बड़ी माँ। तो उन्होंने जब तेजी बसंत से शादी की तो उन्होंने यह लिखा कि जीवन में जब कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, जब निराशा होती है, तो हमको हार मानना नहीं चाहिए, पीछे को छोड़ के आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये समझने की बात है, जब आप साहित्य की दुनिया से जुड़ेंगे, शब्दों की दुनिया से जुड़ेंगे, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बच्चे इन सारे बातों से अनजान हैं। आज जो हमारी नई पीढ़ी है, अगर आप उनसे पूछिए कि 5 लेखक का नाम बताइए और 5 कवि का नाम बताइए, बच्चे नहीं बताएंगे। वो रामधारी सिंह दिनकर को नहीं जानते, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिनाम को नहीं जानते, वो मैथिली शरण गुप्त को नहीं जानते, जो हरिशंकर परसाई को नहीं जानते। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं हम, क्योंकि वो तो अनजान है। बहुत सारी किताबें हैं, कुछ कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम का भी दोष है। पहले की जो किताबें थी
की किताबें आती हैं, छोटी छोटी रचनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जो मूल्यवान बातें हैं, जो राष्ट्र को जोड़ने वाली बातें हैं, संस्कृति को जोड़ने वाली बातें हैं, उनमें नहीं है। हमारे विद्यालय में बहुत हद तक की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन अन्य विद्यालय में आप उठा कर देख ले, सेंट्रल स्कूल में देख ले, डीएवी के स्कूलों में देख ले, प्राइवेट स्कूल जो चलाते हैं उनका सिलेबस आप देख ले, तो साहित्य की जितनी विधाएं हैं, साहित्य की जितनी रचनाएं हैं, जितने साहित्यकार हैं या फिर व्याकरण है, उसका कोई सही आधार नहीं है। अपने अपने मन से लोग मूल्यांकन कर लेते हैं, अपने अपने मन से सिलेबस चुन लेते हैं और उसका कोई ठोस प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ता है। एक लेखक, हर लेखक का एक शैली होता है। जैसे हर बच्चे की एक आदत होती है, एक क्वालिटी होती है, वो इसी तरह सीख सकता है, वो उसी तरह कर सकता है। उसी तरह हर लेखक की बात कम से कम मेरे अनुसार 10-12 तक 8-10 अच्छे साहित्यकारों के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उनको जानेंगे नहीं, उनके जीवन चरित्र को नहीं जानेंगे, उनकी रचनाओं को नहीं जानेंगे, तो बहुत सारी ऐसी अमूल्य चीज है जिसे हम वंचित हो जाएंगे। अपनी संस्कृति की बात, अपने साहित्य की बात, अपने राष्ट्र की बात। जैसे एक और लेखक का मैं नाम लेना चाहूंगी, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रेमचंद के बाद उनका स्थान आता है आंचलिक कहानियों पे। ये बहुत बड़े उपन्यासकार, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, मैला आंचल उपन्यास। अंचल यानी कि ग्रामीण परिवेश, जहाँ छोटे छोटे साधन होते हैं लेकिन बड़े बड़े साधन नहीं होते हैं, उन भाषाओं को जोड़ के हिंदी से, वहां से पात्रों को चुन के उन्होंने मैला आंचल लिखा है। तो हमारी लाइब्रेरी में भी जब बच्चे आते हैं तो जो प्रमुख किताबें हैं आचार्य जी के हाथ में होनी चाहिए, ताकि उन बातों से बच्चों को परिचित कराया जा सके, उन लेखकों को बताया जा सके। ना पहुंचा यह हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि हम साहित्य के द्वारा अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र और अपनी भाषा की परंपरा को बनाए रखें। आशा करती हूँ कि आज मैंने जो अपने विचार रखे हैं वो आप तक पहुँच गई। धन्यवाद।